नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। दुश्मन की तारीफ, जी हां, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कुर्सी बचाने की भरपूर मशक्कत कर रहे इमरान खान ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के चंद दिन पहले भारत की दिल खोलकर तारीफ की है। इमरान ने रूस यूक्रेन जंग का जिक्र करते हुए भारत की फॉरेन पॉलिसी को बेखौफ बताया। उन्होंने कहा कि हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत, आज मैं उसकी दाद देता हूं। उसकी डिप्लोमेसी आजाद है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर तमाम पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन भारत बेखौफ होकर उसे तेल खरीद रहा है। इमरान ने इशारे ही इशारे में यह भी कहा कि पश्चिमी देश और अमेरिका उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों यूरोपीय यूनियन के नेताओं ने मुझ पर दबाव डाला कि मैं यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की निंदा करूं। यह भी कहा गया कि रूस का दौरा कैंसिल करूं। मैं इनकी बात मानने को तैयार नहीं था। मेरा सवाल बहुत सीधा है, क्या ये मुल्क पाकिस्तान को अपना गुलाम समझते हैं? भारत के बारे में तो वो कुछ कह नहीं सकते, वहां उनकी हिम्मत क्यों नहीं होती है? इमरान के इस बयान को अब किस रूप में लिया जाए? क्या सचमुच वैश्विक बिरादरी में हमारा दबदबा बढ़ा है? और यही वो सवाल है जिन पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि इमरान खान ने भारत की तारीफ में क्या कुछ कहा है। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। तो इमरान के मुंह से भारत की तारीफ, सवाल कई पैदा होते हैं। आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ राजेश भारती, रक्षा विशेषज्ञ, अभिषेक खरे, विदेश मामलों के जानकार। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अभिषेक खरे, आपसे जानना चाहेंगे, आखिर इमरान भारत की इतनी तरफदारी, इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? जो मुल्क और उस मुल्क के बासिंदे हों या सियासतदान हों जो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं, आज उनके मुंह से इतनी तारीफ भारत की हो रही है, किस तरह से इसे देखते हैं? देखिए दिनेश, ये सारी जो स्थितियां हैं, अब कई बार क्या होता है कि जब लीडर को अपनी विदाई का समय याद, मतलब विदाई का समय जब लीडर के आ जाता है, तो वो इस तरह की बातें करना शुरू कर देता है। वो इस तरह का माहौल क्रिएट करता है जिससे वो अपनी कमियों को छुपा सके और दूसरे जो आने वाले लीडर हैं या जो भविष्य में लीडर आने वाले हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या क्रिएट कर सके। तो ये पॉलिसी तरीका ही इस्तेमाल होता है। अब हम इसको समझते हैं, आखिर ये उन्होंने जो आलोचना की वो क्यों की। एक संदर्भ में देखिए तो ये पहले यही होता था कि जो विश्व के प्रमुख देश थे, विकसित देश थे, विशेष तौर पर यूरोपियन यूनियन के देश थे, ये एशिया के विशेष तौर पर भारत पाकिस्तान जैसे देशों को कोई खास तवज्जो देते नहीं थे और ये मान के चलते थे जो हम कहेंगे, जैसा हम कहेंगे, इन्हें वैसा ही करना है, ज्यादा इनके पास ऑप्शन है नहीं। तो ये आज से कुछ समय पहले की बात थी। जब तक भारत ने अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को रिलाई नहीं किया और जिसपे काम करना शुरू नहीं किया और जिसके परिणाम अब दिखना शुरू हुए। देखिए पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो भारत ने बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे रखा है और ना सिर्फ आगे रखा है बल्कि इसे तेज गति से बढ़ाने की भी कोशिश की। लेकिन ये संभव कब होता है? ये संभव तब होता है जब आपकी इकोनॉमी भी आपका साथ दे रही हो। आपकी विश्व बिरादरी में आपकी पहुंच तभी बन पाती है जब आपकी अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही हो, आपके पास दुनिया को देने के लिए कुछ हो और दुनिया से खरीदने के लिए भी कुछ हो। देखिए ये पूरा का पूरा जो मामला है वो गिव एंड टेक का चलता है, क्योंकि भारत के पास दुनिया को देने के लिए और दुनिया से लेने के लिए बहुत सारा सामान है, बहुत सारी भारत के पास व्यापार, जो भारत का विदेशी व्यापार है, बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है। दुनिया के देश भारत के मार्केट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए अब भारत की बात भी विश्व बिरादरी में सुनी जा रही। ये तो हुआ पहला पार्ट। दूसरा, इन्होंने इस समय अगर ये एक तरफ बात कर रहे हैं कि भारत की इतनी बढ़िया पॉलिसी है, तो ये तो नेचुरल है, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो हर देश के जो हित होते हैं वो पहली प्रायोरिटी होते हैं। हर देश के लिए उसके हित पहली प्रायोरिटी। अगर आज की डेट में हम बात करें, रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं, वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर इससे नुकसान भारत, अगर अमेरिका की बात मान लेता कि रूस पे उनने प्रतिबंध लगाए हैं, तेल का आयात ना करे, और भारत ये बात मान लेता,
तो अल्टीमेटली भारत को भारी नुकसान होता। और जबकि रूस उल्टा हमको ऑफर कर रहा है 25% डिस्काउंट पे वो तेल देने का। देखिए, इसी चीज को हम थोड़ा सा पहले जाके देखते हैं। पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे कि तेल मत खरीदें, तो भारत ने और अधिकांश देशों ने वो बात मानी थी। अब इन्होंने फिर अपनी पॉलिसी के भाई रूस से भी तेल मत खरीदो। तो कब तक हम अपने देश के हित की कॉस्ट पर अमेरिका का बात मान सकते हैं? ये बात तो निश्चित है। तो अब हमने मानना बंद कर दिया। दूसरा चीज ये है कि अभी तो इमरान खान को बेचारों को ये भी नहीं पता कि हम इंडिपेंडेंट पॉलिसी में कितने आगे हैं, कि जो रशिया में इस समय अधिकांश फार्मा इंडस्ट्री है, वो फार्मा इंडस्ट्री अमेरिका और यूरोप की ही कंपनियों की है। तो अब वो धीरे धीरे इस स्थिति को देख के बाहर निकल रहे हैं और उसे बहुत तीव्र गति से रिप्लेस भारत की फार्मा कंपनियां कर रही हैं। बहुत तेज गति से भारत की फार्मा कंपनियां वहां पहुंच रही हैं, दवाई की सप्लाई शुरू कर रही हैं। और आने वाले समय में आप आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर अगले 2-3 साल में रूस का कंप्लीटली फार्मा सेक्टर भारत ओवरटेक कर ले। तो दूसरी चीज तो ये होने वाली। अब तीसरा पार्ट देखते हैं इसका, कि इमरान खान ने जोश में बोल तो दिया है ये, लेकिन इसके परिणाम उनको क्या भुगतने पड़ेंगे वो भी देखें। उन्होंने आरोप लगा दिया कि यूरोपियन यूनियन उनके ऊपर प्रेशराइज कर रहा है कि वो रूस की बुराई करें, जबकि वो ऐसा करना नहीं चाहते। वो चाइना और रूस के गुट की तरफ है। लेकिन उनका कहना था कि भारत को क्यों नहीं आप रोक रहे हो, भारत को क्यों नहीं ऐसा करने के लिए आप बोल सकते हो, या भारत को बोलने की आपकी हिम्मत नहीं। तो यहाँ पे एक चीज समझें कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हमेशा एक लीडर को बहुत ज्यादा अपनी मैच्योरिटी दिखाना पड़ती है। हो सकता है यूरोपियन यूनियन के राजदूत ने, यूरोपियन यूनियन ने इनके ऊपर प्रेशर डाला हो कि आप रूस की बुराई करो, लेकिन तब भी आप ये बात खुलेआम नहीं बोल सकते। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये बहुत तकलीफ वाला मुद्दा इनके लिए बनेगा। क्यों बनेगा? देखिए, अभी क्या हुआ है, हाल में पिछले 1.5 महीने पहले ही यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान का जीएसपी प्लस का जो स्टेटस है उसे इस साल के दिसंबर तक के लिए और बढ़ा दिया था। तो ये तो उनको सीधा सीधा बेनिफिट दे रहे थे वो। लेकिन अब ये जब 2 लाइन बोल चुके हैं, जीएसपी प्लस स्टेटस में ये होता है कि पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट होते हैं उनको बहुत सारा टैक्स छूट मिलती है यूरोपियन यूनियन के मार्केट में। लेकिन अब ये जो बयान दे दिया है इनने, तो ये बयान इनके ऊपर उलट के कितना तकलीफ देगा ये शायद इनको आने वाले 3-4 महीने में समझ में आएगी, जब यूरोपियन यूनियन हो सकता है जो जीएसपी प्लस इनका स्टेटस है इसे छीन ले या जीएसपी प्लस स्टेटस में कमी कर दे। तो इनको बहुत तकलीफ आने वाली है। और इससे तो जो खस्ता हाल ऑलरेडी अर्थव्यवस्था है पाकिस्तान की, उसकी और स्थिति खराब हो सकती है। तो स्थितियां हमारे लिए क्या अच्छा है वो हम बताता हूँ। हमारे लिए अच्छा है कि एक ऐसा देश जो पूरे समय साल भर जिसका काम ही है भारत की बुराई करना, भारत की विदेश नीति की, भारत के लीडर की, हर की बुराई करना, लेकिन कहीं ना कहीं जाके अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को, इसका मतलब है ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय भी है कि एक ऐसा दुश्मन देश जिसका वजूद ही भारत की बुराई पर टिका है वो हमें एक्सेप्ट कर रहा है। और ये जीत किसकी है? तो ये जीत प्रमुख रूप से मैं कहूंगा जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनकी नीतियां और उनके प्रयासों की, नंबर 2 मोदी जी, और नंबर 3 भारत सरकार की जो स्पष्ट विदेश नीति है उनकी जीत है। और ना सिर्फ जीत है बल्कि इस पर स्पष्ट रूप से अब मोहर भी लग रही है कि किस तरह से पूरी दुनिया में भारत को स्वीकार किया जा रहा है। यहाँ एक और पॉइंट को बताना बहुत जरूरी है कि भारत क्वाड का मेंबर होते हुए भी क्वाड से अलग हटके अपनी नीति रख रहा है। और अभी जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बात कही कि भले ही भारत की नीति क्वाड से अलग है, लेकिन हम भारत के कंसर्न को ना सिर्फ समझते हैं बल्कि हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। यानी वो भी एक्सेप्ट इस चीज को कर रहे हैं कि ठीक है, रूस के मामले में भले आप हटके नीति बना रहे हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्वाड बेसिकली बनाया गया है चीन को काउंटर करने के लिए, ना कि रशिया को काउंटर करने के लिए। तो यहाँ भी भारत की एक तरह से स्ट्रेटेजिक विजयी है कि भारत को एक्सेप्टेंस है, क्वाड में भी है और विश्व बराबरी में भी है। और पाकिस्तान ने मान के इस चीज को, इमरान खान ने मान के तो एक तरह से पूरी स्पष्ट मोहर लगा दी है कि भारत की विदेश नीति बिल्कुल सही डायरेक्शन में है, बहुत फ्लोलेस है, बहुत ही बेखौफ है और बहुत ही सफल है। जी दिनेश। बिल्कुल। और जिस तरह से देखा जाता है कि भारत की अगर हम राजनीति को लेकर बात करें तो राजनीति में भी जिस तरह से चालें चली जाती हैं और जिस तरह से एक पूरा शतरंज का खेल तैयार किया जाता है, उसी तरह से विदेश नीतियों में भी हमने ऐसी स्थिति बना ली है कि हमें कोई यहाँ पर मात नहीं दे सकता है। और बहुत से लोग प्रभावित भी हो रहे हैं, जैसे कि खुद पाकिस्तान ने जो बातें कही हैं वो वाकई चौंकाने वाली हैं और हमारे लिए काफ़ी अच्छी बातें भी हैं। राजेश जी, जिस तरह से पाकिस्तान को लेकर अगर बात करें तो इमरान खान अब आखिर किस स्थिति पर खड़े हैं?
क्या उनकी जिस तरह से खबरें आ रही हैं उससे ये साफ है कि उनकी सत्ता जाने वाली है, तो क्या वो भारत को अच्छा कहकर अपनी छवि सुधारना चाहते हैं? क्या पाकिस्तान के लोग ये मानते हैं कि वास्तव में भारत से दुश्मनी ठीक नहीं है, या भारत को जिस तरह से परेशान किया जाता है वो ठीक नहीं है, भारत के लोग अच्छे हैं, भारत की नीतियां अच्छी हैं? और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अगर बात करें, उनके व्यक्तित्व को लेकर अगर बात करें, तो पूरे दुनिया भर में वो घूमे और दुनिया भर में तमाम जगह से जिस तरह से खबरें आई कि प्रधानमंत्री मोदी बड़े बड़े राजनेताओं से मिले हैं और बड़ी बड़ी उन्होंने सभाएं की है जगह जगह, तो उनसे भी प्रभावित वहां के लोग हुए हैं। और अब शायद इमरान खान ये चाहते हैं कि थोड़ा सा भारत की तरफ झुकाव दिखा करके और मैं अपने लिए यहाँ राजनीतिक माहौल मजबूत बनाऊं। ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर, जैसे हम कहते हैं इंडिया में एक इंडिया और एक भारत है, पाकिस्तान में ये स्थिति और खराब है। तो पाकिस्तान का जो उच्च वर्ग है या कुलीन वर्ग है, जो आर्थिक रूप से सशक्त वर्ग है, वह वर्ग जो है वो लिबरल पाकिस्तान की तरफ जाना चाहता है। पाकिस्तान को चाहता है कि वहां थोड़ी जो है उदारवाद बढ़े। पाकिस्तान के अंदर जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेज के प्रभाव में जो पाकिस्तान का कॉमन मास है, वो उसे भारत के विरोध के आधार पे तैयार किया गया। उसकी मानसिकता, उसकी सोच भारत के विरोध से फलती फूलती है। अब ऐसा है कि लेकिन सत्ता के तंत्र को अंततः जो ऑक्सीजन है, वो हम जानते हैं कि पाकिस्तान का लोकतंत्र दिखावे का लोकतंत्र है। तो अंततः पाकिस्तान की सत्ता का जो ऑक्सीजन है वो वहाँ के कुलीन वर्ग और उच्च वर्ग के हाथ में। वह जिस तरफ चले जाते हैं पाकिस्तान में समानता उसकी सरकार बनती है, क्योंकि माहौल वो उसके फेवर में बन जाता है और अंततः वो सरकार बन जाती है। तो पाकिस्तान के उस वर्ग के अंदर इमरान खान अपनी जो उनकी इमेज जो लॉस्ट इमेज है, उसके रीगेन की एक एफर्ट के रूप में इसको देखना चाहिए कि पाकिस्तान की सत्ता में बने रहने का जो प्रयास है, इमरान खान को लग रहा है कि पाकिस्तान में सत्ता की एंट्री और सत्ता से बाहर होने के ज्यादातर फैसले वहाँ की सेना करती है। तो सेना के साथ जिन भी समीकरणों और समझौतों के तहत इमरान खान पाकिस्तान की सत्ता में आए, वो समझौते और समीकरण तो ऑलमोस्ट वैसे ही हैं, लेकिन अंततः वहाँ की सरकार को दो फ्रंट पे काम करनी होती है। एक, जनता को भी सेटिस्फाइड करना है, तो जनता के प्रति सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी सरकार की और सेना की नाराजगी भी बनना हो। तो ऐसे जो है दोधारी तलवार पे पाकिस्तान के तंत्र को चलना होता है। इमरान खान सेना के साथ तो किसी बड़े मतभेद में नहीं गए, और सामान्यतः हम कह सकते हैं कि सेना का उनको साथ रहा। थोड़े बहुत मतभेद की खबरें आई, लेकिन वो उस तरह की बातों को ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। लेकिन पाकिस्तान की आवाम के लेवल पे इमरान खान असफल हो गए। आवाम को जिस तरह से महंगाई या बाकी दूसरी समस्याएं, बेरोजगारी जो है वहाँ की आवाम को परेशान कर रही है, आर्थिक हालात चिंताजनक है, विदेशी मुद्रा भंडार पाकिस्तान का बहुत कम है, पाकिस्तान को अपने अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट्स के लिए जो है चीन या अन्य देशों की तरफ देखना पड़ता है। तो ऐसे में इमरान खान ने जो है आम लोगों के अंदर अपनी सहानुभूति या कहिए कि अपना जो उनका एक लीडर के रूप में इमेज है वो खोया है, कमजोर हुए हैं। तो सत्ता में बने रहना या जाने का सवाल अंततः जो है सेना बहुत नाराज नहीं है। दूसरी बात है कि जो मैंने वही कहा कि जो उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग है, तो ये उसको खुश रखने की वो नीति है। और भारत के अंदर जो की एक दुश्मन देश के प्रधानमंत्री ने हमारे विदेश नीति की तारीफ की, हमारे विदेश मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री का काम तो हम भूटान तक में समस्या झेल रहे हैं, हम नेपाल में समस्या झेल रहे हैं, हम श्रीलंका बांग्लादेश में नहीं कुछ कर पा रहे हैं। तो ये तो एक अलग इशू है। लेकिन जो है, और हम जानते हैं कि पाकिस्तान की सरकार या एक कमजोर देश हो या एक मजबूत देश हो, अंततः जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं उनकी पहली, और उसमें भी एक अविकसित, एक अंडर डेवलप्ड डेमोक्रेसी के तंत्र को इमरान खान चला रहे। वहां इमरान खान किसी कूटनीति के तहत बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से कर रहे हैं, लेकिन वो कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय नहीं, आंतरिक है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मैसेज नहीं दे रहे हैं, वो सारा मैसेज पाकिस्तान के
अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग तरीके से मैसेज है। एक तरह से सेना को भी दबाव में लेने की कोशिश है कि हम भारत के साथ बातचीत चाहते हैं। एक इसका मैसेज ये भी है कि इस तारीख के बाद वो सिग्नल दे रहे हैं कि हमारे तंत्र को कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो कई तरीके से देखना चाहिए। और हमारी विदेश नीति, या हम ईरान के साथ हमने तेल नहीं खरीदा, अमेरिका के दबाव में झुक गए और अब नहीं झुक रहे हैं। अब इसलिए नहीं झुक रहे हैं कि यहाँ दो मजबूत दुनिया के देश एक दोस्त हो चुके हैं, रूस और चीन। अब रूस पूरी तरह चीन के यदि साथ चला जाता है तो भारत के लिए और बड़ी समस्या हो जाएगी। तो हम अपनी उस मजबूरी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मजबूरी में, हम सब जानते हैं, आपने भी अपने चैनल पे कई बार ये बात उठाया है और हम लोगों ने भी बोला है कि 60% से अधिक हमारे आर्म्स एंड एमुनेशन तो रशियन मेड है। तो आप रशिया को उस तरह से डील नहीं कर सकते हैं। और तब जब खासकर शी जिनपिंग और पुतिन के बीच जो सौहार्दपूर्ण संबंध धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, वो तो हमारे लिए और भी एक खतरा है। तो ये कहना कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र विदेश नीति है, स्वतंत्र विदेश नीति के बजाय हर देश अपने आंतरिक नीतियों के हिसाब से अपनी विदेश नीति तय करता है। और पाकिस्तान ने यदि स्वागत किया है तो हमें इस बात का स्वागत कर सकते हैं कि हमारे देश की विदेश नीति को स्वीकार किया है पाकिस्तान। बिल्कुल। अभिषेक सर, एक बात यहाँ पर और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने कहा जो यूरोपियन कंट्री हैं, पाकिस्तान ने खुद कहा कि उन पर दबाव बनाया जा रहा था, रूस का विरोध किया जाए, और ऐसे में इमरान खान भारत की तारीफ कर बैठे। क्या चाइना की नाराजगी पाकिस्तान पर नहीं बढ़ेगी, या चाइना का क्या कुछ रुख रहेगा भारत की तारीफ करने पर? अभी स्थिति इमरान खान के सामने ये आ गई है कि उन्होंने ये देखिए, अब उनकी लास्ट कोशिशें हैं। मुझे लगता है कि उनको रिजाइन ऑलमोस्ट अगले एक हफ्ते के अंदर करना ही है। तो ये वो लास्ट ऐसी कोशिशें कर रहे हैं कि या तो वो सफल हो, या जो आने वाले उनके बाद के लीडर हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़ें। जैसे भारत की तारीफ करके ऐसी स्थिति में एक तो उन्होंने पाकिस्तान सेना पर प्रेशर बनाने की कोशिश करी, नंबर 1। नंबर 2, उनका जो प्रयास था कि एक उन्होंने OIC की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की मीटिंग भी अपने यहाँ बुलाई थी, जिसमें आपको याद होगा उन्होंने हुर्रियत के नेता को भी बुलाया था, लीडर को भी बुलाया था कि आप भी आओ और अपनी कश्मीर की समस्याओं को बताओ। इसका भी भारत ने बहुत पुरजोर विरोध किया था, जिसको लेके जो OIC कंट्री हैं उनमें से बहुत से OIC कंट्रियों ने भारत का समर्थन किया था कि ठीक है, आपके आंतरिक मामलों में दखल हो रही है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो OIC कंट्री हैं अब वो शायद पाकिस्तान में जाएंगे भी नहीं। तो वहां भी भारत की जो विदेश नीति वो काफी कुछ सफल रही। तीसरी चीज है कि अब पाकिस्तान में इमरान खान के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर हो रहा है कि उनकी जो सबसे बड़ी समर्थक है, जो सेना थी, जो बाजवा थे, ये सभी अब धीरे धीरे उनसे हाथ हटाते जा रहे हैं। उनकी खुद की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उसमें भी विद्रोह होने लगा है, उसमें भी लोग उनसे बगावत कर रहे हैं, उसमें भी उनके जो सांसद उनका साथ नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से विपक्षी तो कर ही रहे हैं, पाकिस्तान में उनकी खुद की पार्टी नहीं कर रही है, सेना साथ नहीं दे रही। तो अब जब तीनों ही धड़े, जो प्रमुख धड़े हैं पाकिस्तान के, वो साथ नहीं दे रहे, तो ऑलमोस्ट इनकी विदाई तो इमरान खान की तय हो चुकी है। अब ये तो मैटर ऑफ टाइम है कि कितने समय के बाद, हफ्ते भर 10 दिन में उनकी विदाई हो। तो वो इस बीच में ऐसी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नया ऐसा शिगुफा छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिससे शायद उनको कुछ माइलेज मिल सके पाकिस्तान में, विश्व बिरादरी में, या ना भी मिले माइलेज तो कम से कम वो ऐसी परिस्थिति को क्रिएट कर ही रहे हैं कि आने वाला जो लीडर होगा पाकिस्तान में वो निश्चित तौर पर प्रेशर में आएगा। और रही बात अब चाइना की, तो देखिए चाइना की क्या है कि पाकिस्तान में इस समय पिछले अगर 6-8 महीने का आप विश्लेषण करेंगे तो चाइना और पाकिस्तान के संबंध हैं, लेकिन अब चाइना पाकिस्तान को लोन नहीं दे रहा है। पिछले 6-8 महीने से लगातार चाइना कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि चाइना से बड़े लोन ले लिए जाएं, लेकिन वो भी अब वो नहीं दे रहा है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी है कि कैसे भी तो आप जो CPC है उसे स्टार्ट कराओ। उसकी गति बहुत धीमी चल रही है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बहुत धीमी गति से चल रहा है, बहुत जगह काम रुका पड़ा है, क्योंकि इनकी जो फंडिंग है जो उन्होंने चाइना ने दी हुई है, इनको ये कहीं और कामों में यूज कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। तो अब चाइना भी इनसे नाराज है, फिर उनके लोगों पे अटैक हुए, तो उसकी वजह से चाइना भी इस समय ऐसा नहीं है कि इनका बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, और फाइनेंशियल सपोर्ट भी एक लिमिट तक ही वो कर पाएंगे। तो स्थितियां अगर हम भारत पाकिस्तान दोनों के संबंध में करेंगे तो पाकिस्तान की जो विदेश नीति है पूरी तरह से प्रेशर में रहती है, या तो चाइना के, या अमेरिका के, IMF के,
क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक तौर पे बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे, जो कि इमरान खान के साथ हुआ है कि 2018 से लेके अभी तक वो कोई भी सुधार पाकिस्तान में इकोनॉमी को लेके नहीं कर पाए, तो जनता भी उनसे नाराज है, बाकी उनके धड़े भी नाराज हैं। तो ऐसा नहीं है, देखिए एक और मैं आपको चीज बताता हूँ कि पाकिस्तान में इमरान खान की जगह कोई भी आ जाए, अभी वो कम से कम इकोनॉमी पाकिस्तान की सुधरने वाली अगले कुछ सालों तक बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो उनकी पॉलिसियां हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी हैं, वो ही उनमें ही प्रॉब्लम है। और आईएमएफ की जो शर्तें हैं अगर वो मानते हैं, जैसे उन्होंने मानी, उसका ही परिणाम है कि अब इनको जाना पड़ रहा है, इस्तीफा देना पड़ रहा है, क्योंकि आईएमएफ की शर्तें बहुत कड़ी हैं और अब इनको पास कड़वी गोली खाने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। तो पाकिस्तान की कुल मिला के स्थिति, इमरान खान की स्थिति बहुत खराब है और इमरान खान ये बस अंतिम कोशिशों को कर रहे हैं कि अगर इनमें से कुछ चीजें शायद हिट हो जाएं और उन्हें कुछ सरवाइव करने का कुछ ब्रीदिंग स्पेस और मिल जाए, जिसकी मुझे लगता नहीं है कि कोई संभावना है फिलहाल। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और भी हम देखें, अगर विश्व बिरादरी की बात करें तो भारत ने जिस तरह से यूक्रेन रशिया वार के दौरान अपने लोग वहां से निकाले हैं, जिस तरह से दूसरे देश के लोग भी निकाले हैं, जिस तरह से रूस और यूक्रेन से डील किया है इस पूरी सिचुएशन में, तो उसको देख के विश्व बिरादरी ने भी भारत की प्रशंसा करी है। फिर साथ में जिस तरह से भारत ने न्यूट्रल रुख अपनाया, जहां जरूरी था रशिया का पक्ष लेना, रशिया का पक्ष लिया, यूएनएससी में 2 बार पक्ष लिया, लेकिन फिर वर्ल्ड कोर्ट में पक्ष नहीं लिया, क्योंकि वहां भारत को लगा कि अब ये बात काफी बढ़ रही है, तो वहां पक्ष नहीं लिया भारत ने। तो इस तरह से भारत ने काफी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपनी बहुत मजबूती से बात रखी है, अपनी स्ट्रॉन्ग विदेश नीति का परिचय दिया है और ये निश्चित तौर पे समझ में इससे आता है कि अब भारत की विदेश नीति थोड़ा सा एक शेप लेने की कोशिश कर रही है और विश्व बिरादरी में अपनी बात को बहुत वजन से रखने की प्रयास भी कर रही है। तो ये एक अच्छी बात है, देश के लिए भी अच्छी है, विदेश नीति के संदर्भ में अच्छी है। और रही बात विदेश नीति की प्रायोरिटी भी इस समय साफ दिखाई दे रही है। तो विदेश नीति की प्रायोरिटी जो मुझे समझ में आ रहा है, वो जो विश्व के प्रमुख विकसित देश हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जो क्वाड ग्रुप है हमारा, उनके हिसाब से डिजाइन की जा रही है, ना कि एशिया के और अन्य दुनिया के छोटे देशों के हिसाब से। तो ये भी एक चीज हमें समझना जरूरी है, क्योंकि भारत अब अपनी प्रेजेंस को अगले स्टेप पे ले जाने की कोशिश कर रहा है और ये प्रेजेंस आप मान के चलिए, अब भारत का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो शायद आने वाले टाइम में यूएनएससी की स्थायी सीट के लिए भी प्रयास हो सकते हैं। तो भारत ने अब अपनी विदेश नीति में काफी मैच्योरिटी दिखाने की कोशिश की और इसी का उल्टा ये पाकिस्तान और इमरान खान कर रहे हैं। तो विदेश नीति बहुत ही मैच्योर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। जी दिनेश। बिल्कुल, और जिस तरह से उसके जो आगे हमारी रणनीति बढ़ रही है, उसकी मजबूती भी दिखाई दे रही है, उसके परिणाम भी निकल कर सामने आ रहे हैं। और अभिषेक सर, अभी आपने एक लोन को लेकर बात कही थी, सोशल मीडिया पर काफ़ी मीम्स ऐसे बनाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान को अब कोई लोन देने को तैयार नहीं है, इसलिए भारत की तारीफ करके वो कहीं भारत से लोन मांगने की फिराक में तो नहीं है। इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं। राजेश, यहाँ मैं दिनेश आपको एक चीज वो कर दूं कि ये पाकिस्तान के बहुत हित में है। अगर वो भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध सुधार लें और भारत के साथ व्यापार रीस्टार्ट कर दें, तो ये हर हालत में उनके लिए बहुत अच्छा होगा। ये जो उन्होंने व्यापार बंद किया था 370 के एब्रोगेशन के बाद, उसके बाद से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब हुई है, उनको बहुत महंगा इंपोर्ट करना पड़ा है। तो अगर वो पहले ही कर लेते तो बहुत फायदा होता उनको। बिल्कुल, और हो सकता है इस तरह की कोई रणनीति भी उनके अब दिमाग में शायद आ रही हो कि हमें अगर रिश्ते सुधार लें तो शायद बेहतरी हो सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब हमारा दोस्त या हमारा पड़ोसी मजबूत होता है, वो समृद्ध होता है, तो हमें उससे खुशी होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं वो हमारी मदद करेगा अगर उससे हमारे रिश्ते अच्छे रहते हैं तो। लेकिन पाकिस्तान ये अभी तक नहीं कर पाया और अब शायद वो करने की दिशा में जा रहा है, और जा रहा है तो अच्छा है, भगवान उसको सद्बुद्धि दे और वो इसी तरह के प्रयास करे और भारत की तारीफ करती रहे। फिलहाल अब हम कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो इमरान खान ने भारत का लुहा तो मान लिया है, भारत की विदेश नीति को बड़ा महत्वपूर्ण बताया, बड़ा मजबूत बताया है। अब देखना यह है कि आने वाली स्थितियां और क्या होती हैं और क्या वाकई भारत की अगर इतनी अच्छी विदेश नीति है तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।